Good evening, everyone. चलो बढ़ते हैं आगे अब. Now let's discuss the last part of the project, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और वो है एलिमेंट सर्च करना. जो भी यूजर टाइप करने वाला है टेक्स्ट बॉक्स में, उसके बेस पर लिस्ट को फिल्टर आउट करना. ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं. अब हमारा टास्क इतना कंप्लीट हो गया है कि अगर हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और यहाँ पर हम कोई एलिमेंट टाइप करते हैं, लेट्स लिसन टू लेक्चर, तो ये डेटा हमारा ऐड हो रहा है विदाउट एनी इश्यूज. नाउ आई वांट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एल, तो याद करिए क्या होना चाहिए मेरे एल लिखते ही. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. मेरे एल लिखते ही क्या होना चाहिए? हम क्या चाहते हैं? एल लिखते ही क्या हो? वेरी गुड, वो एलिमेंट हट जाए जिसमें एल नहीं आ रहा है. तो रीड अ बुक में एल नहीं आ रहा है ना, तो रीड अ बुक हट जाना चाहिए. राइट? ऐसे ही अगर मैंने कहा एल आई, तो क्या हटना चाहिए? अगर मैंने लिखा एल आई, तो क्या हटना चाहिए? फिलहाल कुछ भी नहीं, क्योंकि टेक ऑनलाइन क्लास में भी एल आई आ रहा है, लिसन टू म्यूजिक में भी एल आई आ रहा है, लिसन टू लेक्चर में भी एल आई आ रहा है. लेकिन अगर मैंने एल आई एस कहा, तो फिर टेक ऑनलाइन क्लास हट जाना चाहिए, क्योंकि टेक ऑनलाइन क्लास में एल आई एस का सीक्वेंस कहीं नहीं आ रहा है. दिस इज द नेक्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू अचीव. तो अगर हमें ये अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें अपने जेएस कोड में इस टेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचना पड़ेगा. ये टेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचना पड़ेगा अपन को. राइट. तो अब आप मुझे बताइए, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो टेक्स्ट बॉक्स तक कैसे पहुंचे? वो टेक्स्ट बॉक्स आपको ये दिख रहा है, ये है. कैसे आए इस टेक्स्ट बॉक्स तक? अगर मैं डॉट सर्च बोलता हूं नावेद, तो डॉट सर्च तो फॉर्म की क्लास है. इसकी क्लास में डॉट सर्च कहां है? बताओ. नहीं है ना. डॉक्यूमेंट डॉट सर्च, नहीं, गलत. इस तक आने के लिए आपको कहना पड़ेगा लेट, आई कॉल इट सर्च टेक्स्ट, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां मैं लिखूंगा डॉट सर्च स्पेस इनपुट. बताओ इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सीएसएस याद करो. अगर मैं कह रहा हूं डॉट सर्च स्पेस इनपुट, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उस इनपुट एलिमेंट पे जाओ जो किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर हो जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सर्च है. यही मतलब हुआ इसका हिंदी में. उस इनपुट एलिमेंट तक जाओ जो किसी ऐसे एलिमेंट के अंदर हो जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सर्च है. तो अब जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, ये जो हमारा फॉर्म है, इसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सर्च है? बिल्कुल है. और सर्च के अंदर ही हमारा इनपुट टेक्स्ट है. राइट? सर्च के अंदर हमारा इनपुट टेक्स्ट है, तो हम इनपुट तक आ गए. हाँ बिल्कुल, दूसरा तरीका भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं. राइट? चलिए, तो ये पहुंच गए अपन टेक्स्ट बॉक्स तक. ठीक है. अब मुझे बताइए, जो हमें इवेंट हैंडलर सेट करना है, वो किस पे करना है? जो हमें इवेंट हैंडलर सेट करना है, क्या वो सबमिट पे करना है? आई मीन क्या वो एंटर पे करना है? पिछली बार की तरह. पिछली बार हमने टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर पे इवेंट हैंडलर लगाया था, और ये करने के लिए हमने इवेंट हैंडलर फॉर्म पे लगा दिया था. क्या आज भी ऐसा ही सिनेरियो है?
नहीं, आज हमें एंटर पे कुछ नहीं करना है, आज हर की स्ट्रोक पे काम करना है, मानते हैं? जैसे जैसे कीज प्रेस होती जाएंगी हमारा इवेंट हैंडलर काम करता जाएगा। तो फिर इसका मतलब इवेंट हैंडलर टेक्स्ट बॉक्स पे लगेगा, इवेंट हैंडलर इसी पे लगेगा ना, सर्च टेक्स्ट पे, राइट। अब आपको अगर याद हो तो कीबोर्ड से रिलेटेड कितने इवेंट्स हैं हमारे पास? जावास्क्रिप्ट में कीबोर्ड से रिलेटेड 3 इवेंट्स होते हैं। एक का नाम होता है की प्रेस, एक का नाम होता है की डाउन, और एक का नाम होता है की अप। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा यूज होगा? की प्रेस यूज होगा, की डाउन यूज होगा, कि की अप यूज होगा? अगर आपने इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट नहीं करा है तो आप 100% बोलेंगे की प्रेस या की डाउन। ये जितने लोग की प्रेस की डाउन बोल रहे हैं, आपने नहीं करा है इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट। इसका मतलब ये सिर्फ की अप से होगा, ये की डाउन और की प्रेस से होगा ही नहीं। नहीं करा है ना अटेम्प्ट आप लोगों ने? सुमित, चंद्रकांत, क्यों? अगर आप की प्रेस या की डाउन बोल रहे हो तो आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं करा है आपने। की प्रेस की डाउन से होगा ही नहीं है। क्यों नहीं होगा, इसका कारण समझो आप, क्यों नहीं होगा समझो। तो अपन इसको की प्रेस से करके देखते हैं, ठीक है? तो मैंने सर्च टेक्स्ट उठाया, इस पे डॉम लेवल 2 स्टाइल लेते हुए इवेंट हैंडलर सेट करा बाय राइटिंग एड इवेंट लिसनर। जैसा हमें लग रहा है अपन इस पे की प्रेस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? और यहां ले लेते हैं पैरेंथेसिस में ई। जावास्क्रिप्ट भेजेगी इवेंट ऑब्जेक्ट की प्रेस इवेंट को? बोलो, भेजेगी कि नहीं? भेजेगी ना, ठीक है। अब याद करिए, जो यूजर टाइप कर रहा है वो इस ई के पास आएगा, आएगा? इसमें किसके पास आएगा? ई की कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें यूजर का टाइप करा गया इनपुट देगी? तो आपको याद होगा वो प्रॉपर्टी है कैर कोड, वो प्रॉपर्टी है कैर कोड। लेकिन अब देखिएगा प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। इस कोड को मैं रन करता हूं और आप देखना और मुझे बताना क्या दिक्कत आ रही है इस कोड में की प्रेस के कारण। ये रहा हमारा कंसोल, ठीक? मैंने प्रेस करा ए टेक्स्ट बॉक्स में, तो अगर मैंने ए प्रेस करा है, कुछ गलती हुई है क्या अपन से? इवेंट तो फायर होना चाहिए। चलिए, इसको मैंने सेव करा, पुराना डेटा इसके अंदर ऐड हो गया था। कहाँ एंगुलर ब्रैकेट मनीष? कहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स की बात कर रहे हो? फर्स्ट कहाँ? फर्स्ट लाइन में मतलब कौन सी फर्स्ट लाइन? एरर तो इसलिए आ रही थी क्योंकि app.js में HTML का कोड कॉपी हो गया था, देखा आपने? वो VS कोड ने कर दिया था, app.js का पूरा कोड ही बदल दिया था उसने। तभी तो मैंने अनडू करके पुराना कोड वापस लिया। चलो देखो, अब मैंने ए प्रेस करा, सही है कोड। अब मैंने ए प्रेस करा तो मुझे 97 मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो यूजर टाइप कर रहा है मुझे उसका आस्की मिल रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, अपन आस्की को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना।
जावास्क्रिप्ट के पास एक है ना स्ट्रिंग के अंदर मेथड फ्रॉम कैर कोड, तो अपन उसे यूज कर लेते हैं, तो हमें अब ए मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आप ध्यान से देखें तो दिक्कत ये है कि अब अगर आप ए टाइप करोगे तो आपको ए तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप बी टाइप करोगे तो आपको ए और बी दोनों मिलेंगे कि सिर्फ बी मिलेगा? सिर्फ बी मिलेगा। और अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो जब आप फिल्टर करोगे तब आप ए बी को कंटिन्यूस स्ट्रिंग की तरह चेक करोगे ना इस पूरे लिस्ट में, है ना? तो आपको तो यहाँ एक एक कैरेक्टर मिल रहा है, तो कैसे करोगे आप इन दोनों कैरेक्टर्स को ज्वाइन? वो आपके लिए मुश्किल होगा, है ना? और अगर आपको लग रहा है हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले लेते हैं, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं, हम लोग ये क्यों नहीं कह सकते सर्च टेक्स्ट डॉट वैल्यू, इसमें तो हमें ए और बी दोनों मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपका जो इवेंट हैंडलर है वो टेक्स्ट बॉक्स में कैरेक्टर आने से पहले ही चल जाएगा। इससे पहले के टेक्स्ट बॉक्स में कैरेक्टर आए आपका इवेंट हैंडलर चल जाएगा। तो जब आप ए टाइप करेंगे तो बताइए उस वक्त टेक्स्ट बॉक्स में क्या है? सोचो, जब आप ए टाइप करोगे उस वक्त टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है। हाँ, कुछ नहीं ना, ब्लैंक है ना, तो आपको पहली बार में ब्लैंक स्ट्रिंग मिलेगी। जब आप ए के बाद बी टाइप करोगे तो ये क्या लेकर आएगा? ये ए लेकर आएगा। जब आप सी टाइप करोगे तो ये क्या लेकर आएगा? ये ए और बी लेकर आएगा। तो मतलब एक कैरेक्टर कम मिलेगा ना आपको एक्चुअल टेक्स्ट से। देखो अब क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने ए टाइप करा तो यहाँ ब्लैंक स्ट्रिंग आ रही है, बी टाइप करा तो ए आ रहा है, सी टाइप करा तो ए बी आ रहा है। सोचो अगर इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिसन लिखने की कोशिश करी, एल लिखा तो कुछ नहीं आ रहा है, आई लिखा तो एल आ रहा है, एस लिखा तो एल आई आ रहा है, टी लिखा तो एल आई एस आ रहा है। तो एक कैरेक्टर कम मिल रहा है ना मुझे, इसलिए मैंने कहा ये इवेंट की प्रेस मत करो, इसे कर दो की अप। बस इतना चेंज करो। जब आप की अप करते हो तो की अप तब फायर होता है जब कैरेक्टर टेक्स्ट बॉक्स में आ चुका होता है। सही कह रहा हूं, है ना? अब देखो आप, इसके की अप होने के कारण क्या होगा। अब आपने लिखा लिसन का एल, एल मिल रहा है, आई तो एल आई मिल रहा है, एस एल आई एस मिल रहा है, टी एल आई एस टी मिल रहा है। तो आपको फिल्टर करने के लिए पूरा वर्ड चाहिएगा ना जब आप इसमें सर्च करोगे तो, इसलिए दिस हैज टू बी की अप, नॉट की प्रेस और की डाउन। क्लियर है? ये तो हुआ इवेंट कौन सा हैंडल करना है उसकी बात। अब ये कंसोल हटा देता हूं मैं। अब बताइए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अपन एक वेरिएबल में ले लेते हैं बाय राइटिंग लेट टेक्स्ट इक्वल टू सर्च टेक्स्ट डॉट वैल्यू। ये आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का जो भी कंटेंट है वो आ गया आपके वेरिएबल के अंदर। अब आपको इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट आइटम की स्ट्रिंग्स के साथ मैच करनी है, करनी है ना? तो हम लोग एक फंक्शन बना लें जो ये काम करेगा हमारे लिए, उसे यहां से कॉल कर लें, राइट? अपन उस फंक्शन का नाम दे देते हैं सर्च लिस्ट और यहां पास कर देते हैं उसको टेक्स्ट। यहां हम लोग सर्च लिस्ट को डिफाइन कर लेते हैं एज अ फंक्शन। तो लेट सर्च लिस्ट इज इक्वल्स टू, पैरामीटर लेगा, लेगा, राइट? यही टेक्स्ट लेगा जो आप भेज रहे हो, ठीक है? ओके। अब ध्यान से लॉजिक बताइए मुझे, ये जो सर्च लिस्ट फंक्शन बना है ये किस पे काम करेगा? जब ये चलेगा तो ये टेक्स्ट को किससे कंपेयर करेगा? क्या लग रहा है आपको? जब ये फंक्शन काम करेगा तो ये आपके द्वारा भेजे गए टेक्स्ट को किससे कंपेयर करेगा? स्पैन के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट से। शाबाश। और आपको क्या लगता है स्पैन एक है कि स्पैन मल्टीपल है? आपको हर एक स्पैन पे जाना पड़ेगा ना, खाली एक लिस्ट आइटम थोड़ी है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन बनेगा इसे पहले लिस्ट आइटम, दूसरे लिस्ट आइटम, तीसरे लिस्ट आइटम सभी के अंदर के टेक्स्ट से कंपेयर करना है ना।
राइट, तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। वेरी गुड, वो लूप इन लिस्ट आइटम्स पे चलना चाहिए, वो लूप इन लिस्ट आइटम्स पे चलना चाहिए। राइट, तो हमें लिस्ट आइटम का एरे मिल जाएगा क्या? हमें इन लिस्ट आइटम्स का एरे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताइए, हमें ये सारे लिस्ट आइटम कैसे मिलेंगे? वेरी गुड, एक तरीका। दूसरा तरीका दिमाग लगाइए, ये सारे लिस्ट आइटम यूएल के चाइल्ड हैं। सोचो, क्वेरी सिलेक्टर से ज्यादा बेटर तरीका है। क्वेरी सिलेक्टर को तो टाइम लगेगा ना, आप यूएल तक तो आ चुके हो ना, ये है ना आपके पास यूएल पहले से बैठा हुआ, इस यूएल से आपको लिस्ट आइटम नहीं मिल जाएंगे? सोचिए, मिल जाएंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का नाम होता है चिल्ड्रन, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं लेट लिस्ट आइटम्स इज इक्वल टू यूएल डॉट चिल्ड्रन, तो मुझे एक एक लिस्ट आइटम मिलेगा इस एरे के अंदर। लेकिन जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है, वो जो एरे रिटर्न करती है, वो किसका एरे होता है? चिल्ड्रन प्रॉपर्टी जो एरे रिटर्न करती है, वो किसका एरे होता है? इज इट एन एरे ऑफ HTML collection or is it an array of node list? Good, it is an array of HTML collection. और HTML collection पे for each चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है। राइट, फॉर ऑफ चलता है, फॉर ऑफ चलता है। राइट, तो मैं इस पे फॉर ऑफ चला सकता हूं, और फॉर ही चलाऊंगा तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर एरेज डॉट फ्रॉम बोलकर, है ना। तो मैं फॉर ऑफ चला लेता हूं। तो अगर मैं कहता हूं फॉर लेट li ऑफ लिस्ट आइटम्स, तो आप मुझे बताइए li में एक एक लिस्ट आइटम आएगा? प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग li, है ना। लेट अस सी इसका आउटपुट क्या आता है। सेव करिए, चलाइए। अब मैंने यहां पर टाइप करा, मान लीजिए r, तो नोटिस करिए मेरे r टाइप करते ही, मैंने टाइप करा मान लीजिए r, मेरे r टाइप करते ही ये सारे मिलेंगे अपन को। चेक करिए, तीनों लिस्ट आइटम आ गए। अगर आप डिस्प्ले करें तो हर लिस्ट आइटम और उसका डेटा मिल गया। लेकिन आपको ये पूरा लिस्ट आइटम मिल रहा है, आपको तो रीड अ बुक चाहिए ना, ये टेक्स्ट चाहिए, ये कैसे मिलेगा लिस्ट आइटम के अंदर से? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं 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 नहीं, लिस्ट आइटम का रीड अ बुक से क्या रिलेशन है, भूल गए? इनर टेक्स्ट है वो उसका, नहीं, बताओ, है ना, यस और नो? करेक्ट, लिस्ट आइटम का फर्स्ट चाइल्ड भी मिल जाएगा आपको, स्पैन, फर्स्ट चाइल्ड से भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट चाइल्ड से स्पैन मिलेगा ना, टेक्स्ट कहां मिलेगा? फिर टेक्स्ट लेने के लिए आपको कुछ कहना पड़ेगा। सोचो, फर्स्ट चाइल्ड तो स्पैन है, हमें स्पैन के अंदर का टेक्स्ट चाहिए, तो अल्टीमेटली इनर टेक्स्ट तो बोलना ही पड़ा ना। तो उससे अच्छा है आप li डॉट इनर टेक्स्ट बोल दो, वो भी तो आपको रीड अ बुक दे देगा। निधि, ऑडियो ऑफ कीजिए अपना। तो li डॉट इनर टेक्स्ट से भी तो अंदर का टेक्स्ट मिल जाएगा।
नहीं क्यों लेंगे नावेद? इनर टेक्स्ट पूरे टैग में जहां भी टेक्स्ट है वहां तक ले जाएगा, नहीं देना पड़ेगा ना आपको एक और बार इनर टेक्स्ट। एल का इनर टेक्स्ट क्या है? जो एल के अंदर टेक्स्ट है। अब आप ऑब्जर्व करिए, अगर एल के अंदर एक स्पैन है और स्पैन में टेक्स्ट है, तो ये एल का भी इनर टेक्स्ट है। ठीक है, करके देखो ना प्रिंट। आप यहाँ प्रिंट करो एल आई डॉट इनर टेक्स्ट, चलाओ। अब यहाँ पर आप लिखो कुछ भी, मैंने लिखा ए, तो आप चेक करो मुझे तीनों मिल रहे हैं। रीड अ बुक, टेक ऑनलाइन क्लास, लिसन टू म्यूजिक, करेक्ट। तो ये आप इनर टेक्स्ट तक आ गए। अब आगे आप बताओ, मैंने नेविगेट करवा दिया आपको, अब क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? अब एल आई डॉट इनर टेक्स्ट से आपको एल आई का टेक्स्ट मिल गया। अब आपका अगला टास्क क्या है? अगर एक और टेक्स्ट कहां रहेगा? एक और टेक्स्ट से क्या मतलब? एक और टेक्स्ट से क्या मतलब है आपको? दो स्पैन रहे ये बोल रहे हैं? एल आई के अंदर आप ये मान के चल रहे हैं? क्यों? दो टेक्स्ट से मतलब क्या है? अगर आप डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं या किसी टैग के अंदर ले रहे हैं, उसके हिसाब से मैं जवाब दूं। सर एक और स्पैन रहता कहाँ? एल आई के अंदर ही रहता अगर। कोई इशू नहीं, अगर एल आई के अंदर रहता तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? अगर एल आई के अंदर रहता तो दोनों आते। करके देख लें अपन। देखो, कंसोल डॉट लॉग एल आई डॉट इनर टेक्स्ट। अगर मैं आपका डाउट सही समझ रहा हूं तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हो, एक और स्पैन अगर एल आई के अंदर होगा तो हमें क्या मिलेगा, यही डाउट है? चलो एक और स्पैन लेते हैं अपन। तो मैं इस स्पैन के पहले एक स्पैन और लगा देता हूं, सपोज कीजिए, और इस स्पैन में क्या देता हूं? हेलो। ऐसा ही कह रहे हैं, है ना? ठीक, चलाओ। ये मैंने एक और स्पैन लगाया, एप्लीकेशन हमारी रन हुई, या मैंने लिखा ए। देखो दोनों आ रहे हैं, हेलो और रीड अ बुक। क्लियर? जो होगा उसके अंदर सब मिल जाएगा आपको। ठीक, हटा दूं पहला वाला स्पैन? चले आगे। चलो तो अब बताओ आगे का टास्क क्या करना है। ये तो आप पहुंच गए एल आई के टेक्स्ट तक। नाउ व्हाट इज द चैलेंज? नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? वेरी गुड नावेद। अब आपको ये चेक करना है, ध्यान से सुनना। अब आपको ये चेक करना है कि जो लिस्ट आइटम में टेक्स्ट आ रहा है, क्या उसमें ये वाला टेक्स्ट है? अगर ये वाला टेक्स्ट है तो लिस्ट आइटम को डिस्टर्ब नहीं करना है, और अगर ये वाला टेक्स्ट नहीं है तो आप मानते हो लिस्ट आइटम को हटा देना है। एल्गोरिथम ध्यान से सुनना। अब आपको चेक करना है कि लिस्ट आइटम के इनर टेक्स्ट में क्या ये जो पैरामीटर में हमने टेक्स्ट भेजा है ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो लिस्ट आइटम एज इट इज रहे, अगर नहीं आ रहा है तो हमें लिस्ट आइटम को हटाना है। शाबाश। तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे? लिस्ट आइटम के टेक्स्ट में ये वाला टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं? क्या लिखना चाहिए? तो हमें लिखना चाहिए इफ, है ना, इफ एल आई डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट एक स्ट्रिंग देता है। वेरी गुड, उस पे इंडेक्स ऑफ लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। इंडेक्स ऑफ के पैरामीटर में टेक्स्ट बोल दूं,
कैसे पता लगेगा आपको कि नहीं मिला एलिमेंट? आपको कैसे पता लगेगा कि नहीं मिला? डबल इक्वल टू -1। तो अगर ऐसा है, एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये जो Li है ये हट जाना चाहिए ना अनऑर्डर्ड लिस्ट से, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट से हट जाना चाहिए। वेरी गुड। हटाने के लिए इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट से, हमने पढ़ा था CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, तो हम लिखेंगे li डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? डिस्प्ले के लिए 3 चीजें होती थी ना। वेरी गुड। एक होता था नन, एक होता था, याद करिए डिस्प्ले की 3 वैल्यूज, ब्लॉक, और एक होता था इनलाइन, राइट। तो हटाने के लिए हम नन लिखते थे, तो मैंने लिखा नन। ठीक है, चल जाना चाहिए, प्रोग्राम काम करना चाहिए, लेकिन करेगा नहीं। करना तो चाहिए लेकिन करेगा नहीं। अब चेक करिए, मैंने एल टाइप करा तो रीड अ बुक हट जाना चाहिए था ना, लेकिन हटा नहीं। क्यों नहीं हटा? इसके पीछे CSS का एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। हाँ नावेद, इसलिए तो मैंने कहा था अगले लेक्चर में आप लोगों को कुछ नया बताऊंगा मैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रॉब्लम होनी थी, तभी तो मैंने एक्सरसाइज दी थी आप लोगों को। ठीक है, आप सुनो ये प्रॉब्लम क्यों थी और इसका सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए थोड़ी सी CSS रिवाइज करनी पड़ेगी, करें? इमेजिन करिए, मैंने CSS में स्टाइल टैग में जाकर एक रूल सेट लगाया पैराग्राफ पे, और मैंने CSS से कहा कलर कोलन रेड। एज एवरीवन कैन गेस, इसका मतलब ये है पैराग्राफ का कलर रेड कर दो, है? वेरी गुड। नाउ टेल मी, अगर मैं यहीं पे एक और रूल सेट अप्लाई करूं, और मान लीजिए ये रूल सेट आईडी के बेसिस पर हो, मान लीजिए आईडी इंट्रो के नाम से है, और अगर मैं कहता हूं कलर कोलन ब्लू, सपोज करिए, और हमारे वेब पेज में हमारे पास एक पैरा है जिसकी आईडी इंट्रो है, तो आप बताइए जो हेलो है पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट, ये रेड आएगा कि ब्लू? ब्लू आएगा ना। आपने पढ़ा है ना CSS में अगर प्रॉपर्टी सेम होती हैं तो ये वैल्यू इसको रिप्लेस कर देगी, ओवरराइड कर देगी, करेक्ट। हम चाहते हैं अगर वैल्यू सेम हो तो भी ओवरराइड ना करें, यानी हम इंट्रो की पावर को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये हेलो किस कलर में आए? रेड में ही आए, भले ही यहां पर कलर कोलन ब्लू लिखा हुआ है। तो CSS में एक ट्रिक होती है, आप रेड के बाद लिख देते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, आप रेड के बाद लिख देते हैं नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिख दिया ना नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये CSS का तरीका है, ट्रिक है ब्राउजर को ये कहने का कि इस प्रॉपर्टी को दूसरी सेम प्रॉपर्टी से ओवरराइड मत करना। नॉट इंपॉर्टेंट का मतलब है ये प्रॉपर्टी की ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब कलर क्या आएगा? अब कलर बावजूद इसके कि यहां आपने ब्लू लिखा है, आपको रेड ही मिलेगा। दैट इज द ट्रिक। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल करें इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। लेट्स क्रिएट एन HTML पेज। ठीक, तो मैंने एक सिंपल HTML पेज बनाया, यहां लिखा मैंने स्टाइल टैग पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखा मैंने कलर कोलन रेड, यहां मैंने कहा हैश हाईलाइट,
और यहां मैंने कहा कलर कोलन ब्लू। ठीक है, दिस इज माय पैराग्राफ की आईडी मैंने कर दी हाईलाइट। विद इन द पैराग्राफ मैंने कहा वेलकम। फिलहाल थिंग्स आर वेरी सिंपल। रन करने पर वेलकम का कलर ब्लू आएगा, है ना? सिंपल है, वेलकम का कलर ब्लू आएगा। ओके अच्छा, अगर यहाँ कलर की जगह कोई और प्रॉपर्टी होती तो रेड ही आता। जैसे मैं कलर की जगह कहता फॉन्ट डैश साइज 24 पिक्सल्स, अब पैराग्राफ रेड कलर और 24 पिक्सल्स का आएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर कलर भी ले लिया और कह दिया कलर भी बदल दो साइज के साथ साथ और कलर कर दो इसका ब्लू, तो अब ये जो ऊपर से कलर प्रॉपर्टी आ रही है इसको हाईलाइट वाली कलर प्रॉपर्टी रिप्लेस कर देगी, है ना? आई डोंट वांट दिस टू हैपन। मैं चाहता हूं यही कलर इफेक्ट आए, तो आप इसके बाद लिख दीजिए नॉट इंपॉर्टेंट। अब नोटिस करिए, बावजूद इसके कि कलर क्लैश हो रहा है, कलर ब्लू और कलर रेड, हु विल विन? कलर रेड विल विन, बिकॉज आपने उसके साथ ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड करा है। सीएसएस का कीवर्ड है ये, नॉट इंपॉर्टेंट। चेक करिए, द कलर ऑफ द पैराग्राफ is still getting converted to red color, not blue color. अब सुनिए हमारा वाला कोड फेल क्यों हुआ। हमारा वाला कोड इसलिए फेल हुआ क्योंकि हमने लिस्ट आइटम के डिस्प्ले को नन करा है। लेकिन आपको याद होगा ये जो लिस्ट आइटम है इस पे बूटस्ट्रैप लगी हुई है। जल्दी बोलिए, ये जो आप लिस्ट आइटम ले रहे हैं इस पे बूटस्ट्रैप लगाई हुई है ना आपने, और बूटस्ट्रैप की सीएसएस ने लिस्ट आइटम की डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे नॉट इंपॉर्टेंट लगा रखा है। बूटस्ट्रैप वालों ने लिस्ट आइटम की सीएसएस प्रॉपर्टीज में डिस्प्ले प्रॉपर्टी में नॉट इंपॉर्टेंट लगा रखा है। तो अब आप गेस करिए, अगर उन्होंने डिस्प्ले को नॉट इंपॉर्टेंट करा है तो आपका वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो फेल हो गया ना। जैसे यहां फेल हो रहा है, यहां लगा हुआ है कलर रेड नॉट इंपॉर्टेंट, तो कलर ब्लू फेल हो रहा है, राइट? तो अब इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका सेम टेक्निक है। हिंदी में कहावत है ना, लोहे को लोहा काटता है, ऐसे सीएसएस में भी नॉट इंपॉर्टेंट को नॉट इंपॉर्टेंट काटता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसने नॉट इंपॉर्टेंट करा हुआ है तो आप भी नॉट इंपॉर्टेंट कर दो, राइट? आप भी नॉट इंपॉर्टेंट कर दो, लिख दो नॉट इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा? अब ब्लू रिप्लेस कर देगा रेड को, अब ब्लू रेड को रिप्लेस कर देगा। यस, बिल्कुल कर देगा। देखो अब आपको ब्लू मिल रहा है, करेक्ट? तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी क्या कर देना चाहिए? यहां बोल देना चाहिए नॉट इंपॉर्टेंट। सही कह रहा हूं? ठीक है, लेकिन अब एक समस्या है। नॉट इंपॉर्टेंट तो अपन बोल देंगे, अभी बताइए जब यूजर टेक्स्ट को डिलीट करेगा तो हमें ये आइटम वापस चाहिए कि नहीं? समझिएगा ध्यान से मेरी बात। प्रोग्राम रन हुआ, देखो प्रोग्राम रन हुआ, यूजर ने यहां पर कुछ लिखा, जैसे उसने लिखा एल, तो आप चाहोगे रीड अ बुक हट जाए, है ना? लेकिन अगर वो ये एल डिलीट करता है तो आप ये भी चाहोगे ना रीड अ बुक वापस आए। ओरिजिनल प्रोजेक्ट में तो ऐसा हो रहा था, डिलीट करने पर जो आइटम्स हटे थे वो वापस आ रहे थे, आपके में तो नहीं आएंगे ना, है ना? तो अब इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक लेते हैं अपन। बजाय इसके कि अपन यहाँ पर डिस्प्ले को बार बार चेंज करें, क्या हम सीएसएस में एक क्लास बनाकर लिस्ट आइटम में उस क्लास को ऐड और रिमूव कर सकते हैं? सीएसएस में एक क्लास बना दें और लिस्ट आइटम में उस क्लास को ऐड और रिमूव कर सकते हैं? जल्दी बोलिए, पॉसिबल है ये? तो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको क्लास बना के दी है, देखिए ध्यान से, यहाँ एक क्लास बनी हुई है फिल्टर्ड के नाम से। आपको ये फिल्टर्ड क्लास यूज करनी थी। अब आप बताओ क्या ये फिल्टर्ड क्लास हम अपने इस लिस्ट आइटम को दे सकते हैं? पढ़ा है आपने? वाया जावास्क्रिप्ट क्लास असाइन की जा सकती है। वेरी गुड।
एक प्रॉपर्टी होती है, आपने जेएस के डॉम में पढ़ी है, प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लास लिस्ट होता है, और क्लास लिस्ट के पास एक ऐड नाम का मेथड होता है। तो कह दीजिए li.classlist.add और यहाँ ऐड कर दीजिए जो आपने क्लास बना रखी है डॉट फिल्टर्ड। ये नाम डॉट फिल्टर्ड ही रखना पड़ेगा, इस क्लास का नाम डॉट फिल्टर्ड रखा गया है, यही रखना पड़ेगा। नहीं, इस क्लास का कोई भी नाम हो सकता है। करेक्ट। तो आप यहां आइए, फिलहाल के लिए तो आप लिखिए यहां पर फिल्टर्ड। हो गया ये क्लास लिस्ट में क्लास ऐड। अभी बताइए, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा? एल्स का मतलब li में टेक्स्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एल्स का मतलब मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये लिस्ट आइटम आना चाहिए ना। ये लिस्ट आइटम इस समय हाइड हो चुका है, ये अब आना चाहिए ना। तो कैसे लाएं इसको, कैसे लाएं इस आइटम को, कैसे बोले ब्राउजर को इसको दिखाओ? तो ये क्लास हटा दो, सिंपल। लिख दो li डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और यहां पास कर दीजिए फिल्टर्ड। राइट, करिए सेव, चलाइए। अब मैंने कहा एल, ठीक है। अब एक दिक्कत दिखी होगी आपको, मेरे एल टाइप करते ही सिर्फ टेक ऑनलाइन क्लास रह रहा है। रहना तो ये दोनों भी चाहिए थे ना, लिसन टू म्यूजिक वाला भी। वो इसलिए क्योंकि हमारी सर्च केस सेंसिटिव जा रही है, जा रही है, और हमें चाहिए केस इनसेंसिटिव। तो हम इस पूरे को कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस या लोअर केस में, कर सकते हैं। तो हम ऐसा करें, यहां से जो टेक्स्ट पास हो रहा है उसे डॉट टू लोअर केस करके पास कर सकते हैं। याद कीजिए, स्ट्रिंग क्लास के पास मेथड है टू लोअर केस है। ऐसे ही यहां जब हम इनर टेक्स्ट लगा रहे हो तो इनर टेक्स्ट पे भी टू लोअर केस लगा दें। इससे आपका कोड सर्चिंग केस इनसेंसिटिव वे में परफॉर्म कर पाएगा, है ना। अब चेक करिए क्या होगा। अब रन करके लिखिए li एल, तो नोटिस करिए लिसन टू म्यूजिक टेक ऑनलाइन क्लास दोनों है। li लिखा तो भी दोनों है। अब आप लिखिए lis, तो टेक ऑनलाइन क्लास हट गया क्योंकि उसमें li के बाद s नहीं है, n है। अब अगर मैं s हटाता हूं तो वो आ जाएगा वापस टेक ऑनलाइन क्लास, राइट। और अगर ये दोनों भी हटाता हूं तो वापस आ जाएगा रीड अ बुक। आया समझ? एक छोटी सी दिक्कत और है। दिक्कत यह है कि अगर मैंने स्पेस देकर li लिखा तो गड़बड़ हो रही है। स्पेस टाइप करके li टाइप करा है, उससे बच सकते हैं। उससे बच सकते हैं, उसके लिए यहां लगा दो डॉट ट्रिम, बस। अब आप अगर स्पेस भी एक्स्ट्रा टाइप करोगे आगे या पीछे तो ब्राउजर उसे पहले ही हटा देगा और उसके बाद काम करेगा। ने आपका क्या डाउट है? टू लोअर केस क्या है? अरे स्ट्रिंग क्लास का मेथड है बेटा, जो आपके दिए गए टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और हम भी लिस्ट आइटम के टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे। दो जगह इसलिए लिखा क्योंकि दोनों लोअर केस में कन्वर्ट होंगे तभी तो मैच होंगे, वरना अगर यहाँ का टेक्स्ट अपर केस में रहा और यहां से लोअर केस में आया तो इंडेक्स ऑफ तो -1 दे देगा ना। कैसे करते हैं अपन केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन? कैसे करोगे? केस इनसेंसिटिव करने के लिए दोनों को सेम केस पे लाना पड़ेगा ना। दोनों सेम केस में होंगे तो आइटम मिल जाएगा। सही बात है। इसलिए अपन ने वहां टू लोअर केस लगाया हुआ है। आ गया समझ? पॉइंट क्लियर? नो क्वेरीज, नो डाउट्स?
दिस कंप्लीट्स योर द डॉम प्रोजेक्ट, करेक्ट। चलिए अब आना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑन सैटरडे 8 o'clock. तो सैटरडे we'll start Django. Okay, 8 to 9:30. 1.5 hours Saturday, 1.5 hours Sunday. ठीक है। तो आप खुद सबमिट करोगे, याद करिए आपको सबमिट नाम का मेथड देती है जावास्क्रिप्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के पास। Django के लिए कितनी पाइथन आनी चाहिए? फंक्शंस तक की पाइथन आनी चाहिए नया, इनिशियल लेवल पे फंक्शंस तक की पाइथन आनी चाहिए। अगर फंक्शंस आता है आपको, आप फंक्शंस हैंडल कर लेते हो तो आप कर सकते हो। एजेक्स शुरू होगा बैकएंड कंप्लीट होने के बाद। एडवांस जावा वालों का एजेक्स अभी शुरू हो जाएगा। आपका बैकएंड किस में है निखिल? आपने सिर्फ फ्रंट एंड ज्वाइन करा है कि बैकएंड भी ज्वाइन करा है? JEE में है ना, तो आप लोगों का तो एजेक्स अभी आ जाएगा, आप लोगों का एजेक्स पहले ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका एडवांस जावा का पार्ट खत्म होगा, जो 1 वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद एजेक्स आ जाएगा। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए क्या चाहिए आपको? प्री डिफाइंड कलेक्शंस है पाइथन के पास भी, आप उन कलेक्शंस को यूज कर सकते हैं। कलेक्शंस नाम का मॉड्यूल है पाइथन में। ओके, बिल्कुल फ्रंट एंड वाले एजेक्स पढ़ सकते हैं अब्दुल, लेकिन जैसा मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगा एजेक्स, क्योंकि एजेक्स बैकएंड से डेटा लेकर आएगा। यस, ओके। तो एजेक्स आप लोगों को पहले बताया जाएगा ताकि आप बैकएंड के साथ उसको रिलेट कर पाए। ठीक है, यस। सैटरडे आना है आपको 8 PM फॉर Django। संडे का टाइमिंग मॉर्निंग में रहा करेगा। सैटरडे शाम को रहेगी क्लास, संडे मॉर्निंग में रहेगी। ओके, मैं संडे का टाइम सैटरडे आप लोगों को बता दिया करूंगा। ठीक, तो सैटरडे आइए 8 PM, स्टार्ट करते हैं Django। हाँ, JEE वालों को अब नहीं आना है, JEE वाले अब JEE के बैच में आए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।